अस्सलाम वालेकुम क्लास। अगले लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। मैं कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मुख्तलिफ ट्रेंड्स जो कि मतलब हमारा सेक्शन यही चल रहा है हमारा ट्रेंड्स इन कंप्यूटिंग। लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट एस्पेक्ट्स of computer architecture in terms of measuring performance या any kind of improvement। ठीक, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, तो उसी डिस्कशन को हम आगे चले लेके चलेंगे। तो एक जो एस्पेक्ट है जो बहुत बड़ा ड्राइवर है वो है कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग ट्रेंड्स में अगर आपको याद हो हमने लास्ट टाइम देखा था कि साइज पावर डिसिपेशन इस तरह की चीज़ें हमने बात की थी। फिर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। कॉस्ट में तीन चीज़ें होती हैं जो कि कॉस्ट को ड्राइव कर रही होती हैं। एक है टाइम, एक है वॉल्यूम और एक है कमोडिटाइजेशन। ठीक है, कमोडिटाइजेशन वाला कॉस्ट जो है वो वक्त के साथ नीचे जाती है। ठीक है, दिस इज मेजर्ड इन इम्प्रूवमेंट इन यील्ड। ठीक है, और वॉल्यूम जो है जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी कम आपकी कॉस्ट हो जाएगी। एक रूल ऑफ थम है कि कॉस्ट आपकी 10% डिक्रीज होती है जब भी आपका वॉल्यूम डबल होता है। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है समझने के लिए मास प्रोडक्शन को। ठीक है, उसके इसका क्या मतलब है कि इफ समबडी इज एबल टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट, और दिस इज ट्रू बाय द वे फॉर एनी प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट जो है वो जितनी ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम में, उतना ज़्यादा उसको सस्ता कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत सारे जो मैथ प्रोड्यूसर्स हैं दे आर एबल टू ब्रिंग आउट प्रोडक्ट्स एट अ वेरी कम्पिटिटिव प्राइसेस। और जो लोग नहीं इतना इन्वेस्ट कर सकते प्रोडक्शन में, वो ऑब्वियसली लूज कर जाते हैं टू बिग बिजनेस। नाउ द पॉइंट इज कि इट्स अ ह्यूज गैप। मिसाल के तौर पे ये है कि अगर आप एक चिप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि, और इसमें जो है ना चिप, स्पेशली चिप डिज़ाइन के अंदर और प्रोसेसिंग एलिमेंट के डिज़ाइन में ये परसेंटेज भी थोड़ी एग्जैजरेटेड होगी। ठीक है, लेकिन इसमें बेसिकली ये है कि आप की एक मिनिमम कॉस्ट है। ठीक, और कॉस्ट हमारे पास दो किस्म की होती हैं। एक हमारी एन आर ई है। एन आर ई होती है हमारी नॉन रिकरिंग, ठीक है, एक्सपेंस। और एक हमारी होती है यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट ये होती है कि जो भी यानी कि बनाने की जो एक्चुअल कॉस्ट है, यानी कि अगर मैं एक चिप बना रहा हूँ या कोई भी डिवाइस बना रहा हूँ, तो वो किसी फैक्ट्री में बनेगी, वहाँ पे बिजली खर्च होगी, वहाँ पे लोग काम करेंगे, वहाँ पे इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा, तो ये सब चीज़ें, और मटेरियल इस्तेमाल होगा। ये सारी चीज़ें जो है मिला के जो आपकी खर्च होती हैं, तो उससे आप निकाल सकते हैं कि एक एक यूनिट बनाने की मुझे कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है, नाउ वॉल्यूम जो है वो यूनिट कॉस्ट को कोई ख़ास इफेक्ट नहीं करता। करता है, लेकिन कई दफ़ा वॉल्यूम जो है वो यूनिट कॉस्ट को कम करेगा, जो कि इम्प्रूवमेंट है, और कई दफ़ा वॉल्यूम जो है वो यूनिट कॉस्ट को बढ़ा भी सकती है। ठीक है, और ये देखा गया है कि अगर आपकी मैनेजमेंट, और ये एक अलग डिस्कशन है लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हम इस पर फोकस करना चाहते हैं। अगर आपकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, अगर आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी नहीं है, ठीक है, तो कई दफ़ा ये होता है कि आप देख सकते हैं जी, तो अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो आप ये देखेंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज होने से भी आपकी यूनिट कॉस्ट बढ़ सकती है।
और वो एक अलग डिस्कशन है, मे बी व्हेन वी विल हैव अ डिस्कशन फेस टू फेस तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं। ये दिस इज आई थिंक अ बिट मोर इंट्यूटिव। और मैं चले पर्टिकुलरली चिप डिज़ाइन की बात करूँगा। तो जो चिप डिज़ाइन होती है, चिप बल्कि रादर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उससे पहले बहुत सारे काम होते हैं। ठीक। तो आप समझ लें कि डिज़ाइन प्रोसेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो डिज़ाइन इंजीनियर्स होते हैं वो बड़े स्पेशलाइज्ड एक फील्ड है, बड़े स्पेशलाइज्ड लोग हैं। तो डिज़ाइन, और डिज़ाइन में फिर मल्टीपल आइट्रेशंस होती हैं। तो ये एक फिर नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे आइट्रेशंस होती हैं जो जिनमें ये डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन बहुत फॉरवर्ड कर रहा होता है, फिर मल्टीपल आइट्रेशंस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। टाइम का मतलब है कि टाइम भी कॉस्ट है, टाइम टू मार्केट है, प्लस जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं। उसके बाद आप उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद आप प्रोटोटाइपिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी टेस्टिंग होती है, फिर और भी बहुत सारे फेज होते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि आप बेसिकली तैयार होते हैं कि जी आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग की एक बेस प्राइस है, यानी आप एक मॉडल लेके जाते हैं, let's say एक डिज़ाइन लेके जाते हैं, एक सांचा लेके जाते हैं, सो टू स्पीक। तो उसको तैयार करने के लिए जो एक जहाँ पे चिप मैन्युफैक्चर हो रही है, वो फैसिलिटी को, वो चीज़ तैयार करने के लिए, एक चिप तैयार करने के लिए एक बेस प्राइस है जो कि हो, और वो हो सकता है मिलियंस ऑफ डॉलर में हो। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी कॉस्ट है कि एक बनानी है या लाख चिपें बनानी है, एक बेस प्राइस होगी चिप मैन्युफैक्चरिंग की। उससे पहले आप ऑलरेडी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपका क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। तो फर्ज करें कि आपके एक कंपनी है, उसका 10 मिलियन जो है वो 10 मिलियन खर्च हो चुका है एनआरई में। उसके बाद उसको 100 डॉलर्स में यूनिट प्राइस पड़ेगी, एक यूनिट पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कहाँ पे अफेक्ट करता है हमें। फर्ज करें कि वो वॉल्यूम जो है वो एक चिप बनाता है, सिर्फ एक चिप। एक चिप अगर वो बना रहा है तो उसको 10 मिलियन प्लस 100 डॉलर की अगर वो बेचेगा तो वो ब्रेक इवन करेगा। ठीक है, अगर वो दो चिप्स बनाता है तो 50 मिलियन, 50 मिल प्लस 50, अगर एक की प्राइस रिटेल प्राइस होगी तो ये ब्रेक इवन करेगा, सो सो। तो ये कैन इमेजिन, सो द मोर यू मेक, द चीपर यू कैन सेल इट, द चीपर यू कैन सेल इट, द मोर यू कैन सेल। ठीक है, अब इसमें कैच 22 ये है कि इफ यू मेक अ लॉट बट यू कांट सेल इट, देन यू आर स्टक विद अ लॉट ऑफ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम का एक और एलिमेंट भी है जो कि यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया हुआ। वो ये है कि अगर आप टाइम टू मार्केट में लेट हैं तो भी वो कॉस्ट में रिप्रेजेंट करेगा, और ये भी इंटरेस्टिंग एरिया है। इसको आप ज़रूर देखिएगा। एक्सक्यूज मी, टाइम टू मार्केट, ठीक है ना, ये एक इकोनॉमिक्स में, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं आपको सरसरी तौर पे बताता हूँ कि अगर आप और आपका कंपेटिटर जो है वो एक ही प्रोडक्ट, एक ही टारगेट ऑडियंस को के लिए बना रहा है, ठीक है, तो दी आइडिया है कि जब आप मार्केट में लेके आएंगे, फर्ज करें जो भी पहले ले आता है, तो आप फर्ज करें आप पहले ले आते हैं। एक्सक्यूज मी, आई डोंट नो व्हाट दिस, आप पहले ले आते हैं और आपकी सेल जो है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, हत्ता कि एक पॉइंट पे वो पीक करेगी और फिर उसके बाद आपकी सेल आहिस्ता 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 कम होगी। ठीक है, तो फर्स्ट दिस इज द टाइम यू ब्रॉट इट इन। ठीक है, और ये टोटल इसकी लाइफ टाइम है मार्केट में। तो फर्ज करें कि आपका कंपेटिटर जो है वो थोड़ा सा लेट होता है,
लेट्स से अगर मैं टाइम के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये अगर हाफ टाइम है, ठीक है, यानी कि जो टोटल टाइम था इसका मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट का, उसकी जो टोटल लाइफ टाइम थी उसका ये मिड पॉइंट है, और ये क्वार्टर पॉइंट है, और ये वन फोर्थ का भी आता है, वन एट, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर वो लेके आता है तो जो प्रोजेक्टेड उसकी सेल्स हैं वो तकरीबन इसकी ये ट्रेजेक्टरी होती है ना। दिस इज ऑब्वियसली, इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, ये सब वेरी सिंप्लीफाइड मॉडल, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि इफ ही इज वन eighth of a time late in coming into the market, he will lose close to 40% of the market or 35, तो इस तरह का कोई है, इसकी एक क्वेश्चन है, वो देख सकते हैं, मुझे भी याद नहीं है ऑफ द हेड, देयर इज अ मैथ्स टू इट, ठीक है। इसका एक बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल पिरामिड्स के साथ भी होता है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे इन्वॉल्व, लेकिन ये है कि इफ दे आर टू competitors at equal footing and let's say they're at par in marketing, तो ब्रांड अवेयरनेस जो है वो बराबर है, और जो बायर्स हैं दे गोना गो फॉर दिस और दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इफ यू आर कमिंग लेट इनटू द मार्केट बाय वेरी स्लाइट टाइम, ठीक है, तो आप यू आर लूजिंग ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द मार्केट। और हमने ये देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत एस्टैब्लिश्ड कंपनियां, वेरी 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 वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज विद ह्यूज लेट्स से ग्रास्प ऑन द मार्केट, तो वो जब एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है, नई चीज़ आई है, तो वो दे वर अ लिटिल लेट कमिंग टू द मार्केट, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे इसमें जो क्लासिक एग्जांपल है, आई वुड से वो ब्लैकबेरी की होगी, अगर आपको याद हो। आप में से मेरे ख्याल में बहुत सारे दे आर नॉट ओल्ड इनफ टू रिमेंबर, बट देयर वाज अ टाइम के ब्लैकबेरी, आज जो आईफोन है ना, कि जी जो आईफोन है उसकी, जो आईफोन इस्तेमाल करते हैं वो बस सिर्फ आईफोन इस्तेमाल करते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी पोसेसिव अबाउट देयर आईफोन, वेरी बकायदा आईफोन कल्चर है। तो एक ज़माने में था कि ब्लैकबेरी वाज द फोन टू हैव। अगर आप बिजनेसमैन हैं, इफ़ यू आर अ सीरियस फ़ोन यूज़र, देन ब्लैकबेरी इज़ द थिंग। और जो लोग ब्लैकबेरी इस्तेमाल करते थे वो कोई और फ़ोन हाथ नहीं लगाते थे, ठीक है। बड़ी इनकी लॉयल फॉलोइंग थी। बट जब टच स्क्रीन मार्केट आई है तो दे वर अ बिट, सो दिस हैड लाइक टोटल कंट्रोल ओवर बिजनेस, बिजनेस ऑलमोस्ट बिजनेस सेगमेंट सारा का सारा ब्लैकबेरी के पास था। और इवन गवर्नमेंट और मिलिट्री भी, ठीक। एंड दे वर कंसिडर्ड वेरी सिक्योर, एंड मेरा ख्याल है अमेरिका का प्रेसिडेंट भी ब्लैकबेरी इस्तेमाल करता था, और जो भी है। उसके बाद आपके आईफोन वगैरह होते, ये टच स्क्रीन वाले आए, एंड ब्लैकबेरी वाज अ बिट लेट कमिंग इनटू दैट मार्केट। लेकिन इतनी बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी आज तकरीबन ख़त्म हो गई है। इसी तरीके से नोकिया जो है, दे वर ऑलरेडी टू टच स्क्रीन, लेकिन they didn't move into an Android sphere. ठीक है, तो they were a bit late going into it, but Nokia was a huge company. आज अगर आप बात करते हैं ना कि आईफोन बहुत बड़ी कंपनी है, तो मतलब नोकिया was arguably possibly bigger, not bigger obviously in terms of मतलब current rate of dollar and what have you, लेकिन अगर मैं बात करूँ शेयर्स ऑफ सेल, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा वक्त था कि 90% से ऊपर जितने सेल फोन दुनिया में बिक रहे थे वो नोकिया के थे। सो दैट वाज द मार्केट शेयर। तो वो भी कंपनी जो है वो प्रैक्टिकली फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस ख़त्म हो गई है, ठीक। 12, कमोडिटाइजेशन क्या चीज़ होती है, बड़ा ये थोड़ा सा ट्रिकी सा सब्जेक्ट है। कमोडिटाइजेशन का बेसिकली मतलब ये है कि जो एक टेक्नोलॉजी है, एक्चुअली कमोडिटाइजेशन जो है ना, वो प्राइमरीली उसका ताल्लुक है टेक के साथ, ठीक है। अब वो टेक जो है वो इतनी मेन स्ट्रीम हो गई है कि उसके अंदर कोई सो देयर इज नो सॉर्ट ऑफ सेंस कि आप कहें कि मेरी प्रोडक्ट की एक खास आइडेंटिटी है, ठीक है। आप एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ, अच्छी बात है, जो जो सेल कर रहा है, जो वेंडर है, वो कुछ ना कुछ तो कोशिश करेगा कि उसकी प्रोडक्ट स्टैंड आउट करे। लेकिन कमोडिटाइजेशन का मतलब अमूमी तौर पे क्या होता है कि जी अब मैप्स प्रोड्यूस हो रही है। इसकी एग्जांपल ये है कि जी डी रैम्स हैं, मॉनिटर्स हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं। अगर मैं कंज्यूमर हाउस होल्ड गुड्स की बात करूँ तो एयर कंडीशनर्स हैं, राइट, फ्रिज है,
वॉशिंग मशीन एंड सो सो फोर्थ। तो ये तमाम चीज़ें क्या बन गई, कमोडिटीज़ बन चुकी हैं। तो जब कमोडिटाइजेशन हो जाती है और टेक्नोलॉजिकली देयर इज नॉट अ ह्यूज टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स। तो उसमें क्या होता है कि वो फिर एक तकरीबन प्राइस रेंज में होती है और फिर उसमें प्ले एरिया कम होता है, और ये प्योरी वॉल्यूम की गेम होती है क्योंकि जो कंपनी बना रही है देन दे हैव टू प्रोड्यूस वॉल्यूम्स, एंड फिर वो अदर स्ट्रेटजीज जो है जो उनकी कॉस्ट को अफेक्ट करती हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी स्टैग्नेंट है एट अ पॉइंट, देन, और मैं मतलब ये है कि स्टैग्नेंट है अक्रॉस द मार्केट, तो वो चीज़ कमोडिटी बन जाती है। ठीक। तो कॉस्ट आर ड्रिवन बाय आइटम्स दैट आर नॉट कमोडिटीज, लाइक प्रोसेसर्स, इवन आजकल ग्राफिक्स कार्ड भी। तो मैं कई दफ़ा आप देखेंगे कि ग्राफिक्स कार्ड को कमोडिटी कहा जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब, और स्पेशली आजकल जो है, मेरा ख्याल है कि जो जीपीयूज़ हैं वो भी बड़े स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं, और ऑब्वियसली दो बड़ी बड़ी मोनोपोलीज हैं। ठीक। और इन अ सेंस के आप कह सकते हैं ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि जीपीयूज भी प्रोसेसर्स कैटेगरी में आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी दैट वाज लाइक फॉर कोर प्रोसेसर्स। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपके जो ग्राफिक्स के जो कार्ड है ये भी आप नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कमोडिटीज इन दैट सेंस। ठीक। तो प्रोसेसर कॉस्ट आर ड्राइविंग कंप्यूटर प्राइसेस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब ये है कि ये नहीं है कि वो द प्राइस इटसेल्फ इज नेग्लिजिबल, याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि आप ब्रांड ए के साथ जाएं, या ब्रांड बी के साथ जाएं, या ब्रांड बी के साथ जाएं, या टेक्नोलॉजी एक्स के साथ जाएं, टेक्नोलॉजी वाई के साथ जाएं, टेक्नोलॉजी जेड के साथ जाएं, तो इनकी जो कीमत होगी वो कमोबेश एक जैसी होगी। ठीक है। तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कमोडिटीज। So it can be brand, yeah, technology, but the price point is going to be similar. It's not, the price point is going to be, let's say the variation in price is going to be negligible. It's not going to be negligible for sure. ऐसा नहीं है कि जी सारी, यानी कि the CPU does not represent 90% of the cost. It probably represents 50% of the cost. But board technology, RAM, pretty much hard drive, ठीक है, even to an extent, अगर आप let's say if you're talking about a PC, if you're building a machine, then मतलब माउस कीबोर्ड के अलावा मैं कहूँगा कि आपकी केसिंग है एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक। लेकिन मेन चीज़ क्या प्राइस ड्राइव करेगी, और आई वुड से नाउ कि जीपीयू एंड प्रोसेसर। अच्छा, पीछे हमने एक बात की थी यील्ड की। आई होप कि यील्ड आपको पता है यील्ड क्या चीज़ होती है। I hope you know what yield is. इम्प्रूवमेंट इन यील्ड बेसिकली ये होती है कि अगर आपकी जो प्रोडक्शन है ना, ठीक है जी, टोटल, ओके लेट्स से परसेंटेज ऑफ गुड यूनिट्स इन टोटल प्रोडक्शन। ठीक है। तो ये तकरीबन यही, इसी तरह की मैंने अभी मतलब आर्टिकुलेट किया है कि तकरीबन ये, लेकिन कॉन्सेप्ट ये यील्ड यही चीज़ होती है। ठीक है। तो ये इस मैंने कहा कि आपको क्लियर हो यील्ड क्या होता है। Let me just get rid of all these slides. आईसी सर्किट में जो कॉस्ट होती है, ये ये मेरे ख्याल है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मैं देखता हूँ कि हमारी आगे डिस्कशन क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे लिए वैसे ही आउट ऑफ फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर आपको थोड़ा आइडिया हो, मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ जैसे सो दैट यू नो। कोई भी चिप बनती है वो सिलिकॉन को हीट करते हैं फर्नेस में, और फिर उसकी एक सिलेंडर टाइप, इस तरह का एक सिलेंडर बनता है, और सिलेंडर में ऑब्वियसली सिलेंडर है, तो यानी कि एक सिलेंडर को एक रोलर ब्लेड टाइप चीज़ होती है, और वो बहुत सारी स्लाइसेस करती है इसकी।
ठीक है। और हर स्लाइस जो है वो इस तरह की एक प्लेट होती है। ठीक। अब इसके अंदर प्रोसेस चलता है डिपोजिशन का, फोटोलिथोग्राफी का, एचिंग का। ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, अगर आप मुझसे क्लास में डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आई कैन टेल यू व्हाट दैट इज। ठीक है, तो फोटोलिथोग्राफी होती है, डिपोजिशन, फोटोलिथोग्राफी, एचिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली ट्रांजिस्टर्स बिल्ड किए हैं। तो ये वेफर होता है, इसमें अगर आप देखें तो ये हर एक यूनिट जो है वो एक पॉसिबली चिप है। ठीक है, मतलब ये 300 mm का वेफर है, प्रॉब्ली ये होगा। ये एक चिप है। और उसके बाद जब ये बन जाती है तो उसके बाद ये चिप काटते हैं सारी। तो जब ये चिप काटते हैं तो इसमें ये इस तरह के जो एजेस है ना, एजेस वाले, ये सारे के सारे आपकी, आई कैन इमेजिन, यू कैन अप्रिशिएट एंड सी कि ऑल ऑफ दिस इज वेस्टेड, इवन दिस इज वेस्टेड एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ये सारा क्योंकि लेकिन ये जो है इसके इस साइड पर सारा का सारा ऑलमोस्ट वेस्ट है। ये भी आपकी, मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आर्किटेक्चर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग रियली, लेकिन आगे डिस्कशन थोड़ी है उसके, थोड़ी रेलेवेंस है इसकी। बारह, तो cost of integrated, by the way, this is the cost of integrated circuit, and the IC can be any IC, so it can be a processor, ठीक है ना, it can be a GPU which is also a processor, it can also be a obviously memory chip, ठीक है, a flash, any kind of ASIC, DSP, whatever, ठीक है। So all of this costing for an integrated circuit, which may be of any one of these things, ठीक है, तो this is true for, so हम अभी cost की बात कर रहे हैं, तो ये true है। ठीक है, तो cost of integrated circuit क्या है? Cost of the die, cost of testing the die, cost of packaging, ठीक है। तो एक डाई जो होगी, फिर आपने उसको टेस्ट करना होगा, फिर उसको आपने पैकेज करना होगा। जो आपको मिलती है एक्चुअली, जो ब्लैक रंग की चिप होती है, मोटी सी रिलेटिवली, वो बेसिकली नीचे उसकी पिन्स एक्सपोज होती हैं, लेकिन ये उसकी पैकेजिंग हुई हुई होती है। ठीक, तो उसकी कॉस्ट होती है, फिर दोबारा टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग में सारी शामिल हैं, पोस्ट पैकेजिंग, प्री पैकेजिंग टेस्टिंग, पोस्ट पैकेजिंग टेस्टिंग, फाइनल टेस्ट होती है। और अच्छा, ये सारे, तो एक तो ये है कि कॉस्ट आई, उसके बाद आपने टेस्ट की, टेस्ट में भी कुछ फेल होंगे, कुछ पास होंगे, फिर पैकेजिंग की, फिर दोबारा टेस्ट किए, उसमें भी कुछ फेल होंगे, कुछ पास होंगे, तो उसके बाद आपके पास कोई चीज़ आएगी जो कि होगी फाइनल यील्ड। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने 10 लाख चिप्स बनाई और उसमें से जो है वो यील्ड जो है वो, तो और करें कि कॉस्ट 10 लाख की होगी। अगर आपने 10 लाख चिप्स बनाई थी तो कॉस्ट 10 लाख की होगी, और इनिशियली आपने 10 लाख टेस्ट किए। फिर हो सकता है कि उनमें जो है वो 5% जो है वो सही, फिर आपने 10 लाख किए, इनमें 5% जो है वो खराब थी, तो 5% ऑफ 10 लाख आपने पैकेज किए, फिर उनको टेस्ट किया। तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट है, उसको आप डिवाइड करेंगे फाइनल यील्ड से, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, ये सिंपली एक मैथ्स का फॉर्मूला है जो आपको याद, मतलब नहीं कहूँगा, चलो याद भी रख सकते हैं मेरे ख्याल, लेकिन कॉमन सेंस से अगर आपको याद ना भी हो, लेकिन आपके पास ये सारे एलिमेंट्स हो तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है जी, ठीक। सेकंड है कॉस्ट ऑफ डाई। तो कॉस्ट ऑफ डाई क्या है? कॉस्ट ऑफ एक डाई जो हमने ये इस्तेमाल की थी बेसिकली, हमने कहा था ना, क्योंकि हमारे पास ये आ गई थी। तो एक डाई की जो कॉस्ट है वो क्या है? वो है कॉस्ट ऑफ वेफर। तो वेफर हमारा क्या था?
ये वेफर है, ठीक है, ये पूरा वेफर है। तो कॉस्ट ऑफ वेफर, डाइस पर वेफर एंड डाई यील्ड, ठीक, इनटू डाई यील्ड। तो और डाइस पर वेफर कितनी होती हैं, ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो ये आप देख रहे हैं, यू कैन डू द मैथ्स ऑफ इट, ठीक है। अब मैं ये डेरिवेशन इसकी मैं नहीं करा रहा, लेकिन दैट्स इट्स द फार्मूला, ठीक है। अगर मैंने कोई सवाल पूछना होगा तो ये फार्मूला आपके सामने होगा, ठीक है। तो ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं होगी। आप सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल है किताब की। फाइंड द नंबर ऑफ डाइस पर डायमीटर है मेरा ख्याल है, ठीक। नंबर ऑफ डाइस पर ए 300 mm wafer for a die that is 1.5 centimeter on a side and for a die that is, अच्छा अब देखिए हमारे पास वेफर दो हैं, ठीक है, दो वेफर हैं, ये भी 300 mm है और ये भी 300 mm है, ठीक है। लेकिन एक में जो ये सीएम नहीं होना चाहिए, ये एमएम होगा मेरा ख्याल है, नॉट कैनॉट बी सीएम, या इट पॉसिबली कैन बी सीएम, इट पॉसिबली कैन बी, ठीक है। तो बहरहाल इसमें यह है कि लेट्स से कि ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर, एक ही बात है, मैं जस्ट फॉर दैट। और एक में जो है वो 1/1 की डाई है और एक में 1.5/1.5 की डाई है, ठीक है भाई, ये फ़र्क है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 1.5 1.5 1/1, ठीक। अब सवाल ये है कि दोनों की आपने नंबर ऑफ डाइज निकालनी है, तो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, गो विद दिस फॉर्मूला, ठीक है। वन डाई एरिया 2.25 मीटर स्क्वायर, तो ये है, ठीक है। और जब डाई जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये है वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास ये एक आंसर है कि आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बेसिकली जो वैल्यू चेंज हुई है वो ये वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ये वैल्यू चेंज हुई है, बाकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब गौर करें कि अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए बाय द वे, ये आप आई होप कि आप ये सारी की सारी रिलेशनशिप निकाल रहे होंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट, तो जितनी ज़्यादा चिप्स मैं जितनी कम कॉस्ट में बनाऊंगा उतना मुझे फ़ायदा है, सही है, और मेरी यील्ड भी बेहतर होगी एंड सो एंड सो फॉर। अब गौर करें कि अगर मैं अपना रियल स्टेट अपनी साइज़ छोटा कर देता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स भी नहीं बढ़ा रहा, लेकिन ट्रांजिस्टर्स छोटे कर देता हूँ, इंटर नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजी को छोटा करता हूँ, और मैं 1.5 गुना साइज से 1 गुना साइज पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं अपनी यील्ड पर वेफर जो है उसको मोर देन डबल कर सकता हूँ, ठीक। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है बाय दिस फॉर्मूला, प्लस ये एग्जांपल आप होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, आगे चलें। इंटीग्रेट सर्किट में हम क्या कहते हैं, वी गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइस पर वेफर, द क्रिटिकल व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गुड डाइस ऑन अ वेफर और अ डाई है, ठीक है। तो अच्छा ऐसा है कि हमारे पास कई दफ़ा वेफर्स भी बुरे आते हैं, ठीक है। तो वेफर यील्ड भी एक चीज़ है, ये नहीं, अगर आप एक सिलेंडर को काट रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास एक सिलेंडर है जैसे, जो अगर आपको याद है मैंने बताया था, just put this thing there, आपके पास एक वेफर है, ये बल्कि सिलेंडर रहा था, और आप इस सिलेंडर में से वेफर्स काट रहे हैं,
और हर वेफर जो है ये किस तरह का वेफर है। तो इनमें कई वेफर ऐसे होंगे जो कि वेफर भी खराब होंगे पूरे के पूरे, वो वेफर यील्ड कहलाती है। हम लोग अज्यूम करेंगे कि जी कि वेफर यील्ड जो है वो 100% है, ठीक है, लेकिन वेफर यील्ड भी 100% नहीं होती, ठीक है। तो ये डाई यील्ड जो है इसका फार्मूला है, इसे बोस आइंस्टाइन फार्मूला कहते हैं या, ठीक है। और इसमें आप देख लें इंटरेस्टिंगली ये है कि सेंसिटिविटी टू डाई साइज। तो ऑब्वियसली अगर आप गौर करें कि जो ये डाई यील्ड है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाई एरिया, ठीक है। तो जितना डाई एरिया छोटा होगा, लेकिन ये वाला इट्स नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप, लेकिन आप देख सकते हैं इट्स एन इंटरेस्टिंग फार्मूला, ठीक है। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर प्रोसेस कम्प्लेक्सिटी फैक्टर एक चीज़ है, ठीक है, तो वो जितना यानी कि ज़्यादा होगा उतना प्रोसेस आपका कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकता है प्रोसेसर। तो बल्कि सॉरी यहाँ पे नहीं आते, लेट्स स्टिक विद दिस, ये तो एक अलग सॉरी अलग टॉपिक था। हाँ, हम बात कर रहे हैं कि डाई एरिया जितना छोटा होगा डाई यील्ड उससे अफेक्ट हो रही है, ठीक है। इसकी कोई एग्जांपल सोचते हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स गिव यू एन आइडिया कि 2010 में अबाउट अराउंड लेट्स से 2010 में आई वुड से 0.1 टू 0.3 तकरीबन इस तरह का डिफेक्ट्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है, ये था। और ये जो डिफेक्ट्स पर स्क्वायर इंच है ये छोटे साइज के बाद बढ़ गया। मेरा ख्याल है बेहतर एक ये होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि जब हम लोग बात कर रहे थे, जब हम वी वर टॉकिंग अबाउट 28 नैनोमीटर में जो हम ऑपरेट कर रहे थे, एंड दिस वुड बी आई डोंट टाइम फ्रेम नहीं पता, लेकिन 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी जो है इसमें 0.02 ऑलमोस्ट, अगर मेमोरी सर्व्स ऑन एवरेज 0.02 डिफेक्ट्स पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो हमने मूव किए थे टूवर्ड्स 16 नैनोमीटर, तो हमारे डिफेक्ट्स ऑन एवरेज वर क्लोज टू 0.4 डिफेक्ट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जो रिडक्शन का प्रोग्रेशन एंड रिडक्शन जो है, रिडक्शन जो है वो हमें थोड़ी स्लो डाउन करनी पड़ रही है, ठीक। अच्छा, अब ये एक सॉरी अलग अलग टॉपिक था, वो ये था कम्प्लेक्सिटी फैक्टर, ठीक है। तो प्रोसेस कम्प्लेक्सिटी फैक्टर जो है वो डिफिकल्टी का एक मेजर है, और ये बाय द वे इट्स टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक इंडिकेटर है, एक मार्कर है समझना, ठीक है, जस्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट उसकी कम्प्लेक्सिटी फैक्टर। तो 28 नैनोमीटर स्केल के ऊपर ये जो कम्प्लेक्सिटी फैक्टर था ये 7.5 और 9.5 के दरमियान में था, और 16 नैनोमीटर प्रोसेस में जो है ये 10 to 14 है। तो यू कैन से कि तकरीबन ऑन एवरेज 1.5 गुना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी है अगर आप 28 नैनोमीटर स्केल पे प्रोसेसर बना रहे हैं, या सॉरी आईसी बना रहे हैं, लेट मी से दिस।
कंपेयर टू अगर आप 16 नैनोमीटर स्केल का आईसी बना रहे हो। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं किताब की। मेरा ख्याल है कि इसको इतना लंबा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको देख लीजिएगा। ठीक, सवाल देख लें ताकि सवाल समझ लें। फाइंड द डाई यील्ड फॉर डाइज दैट आर 1.5 सेंटीमीटर ऑन अ साइड एंड 1 सेंटीमीटर ऑन वन साइड assuming the effect density is equal to this thing and n is 12। ठीक है, अच्छा, तो अब गौर करें कि हम डाई यील्ड पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, ये जो पिछली एग्जांपल थी उसमें हमने हम अज्यूम कर रहे हैं कि वेफर का साइज सेम है। ठीक है, तो यील्ड हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, इसकी भी यील्ड निकाल चुके हैं, इसकी भी यील्ड निकाल चुके हैं। तो हमने बेसिकली क्या करना है कि इसको फैक्टर इन करना है। तो ठीक है, तो डाई यील्ड हमारी क्या है, मेरा ख्याल एन फैक्टर जो है डाई यील्ड में पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये डाई यील्ड ये है ना, ओ सॉरी, डाई यील्ड में ये एन था, ये जो ये एन था ये आपका प्रोसेस कम्प्लेक्सिटी फैक्टर है। ये सॉरी, हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का वेफर का साइज सेम है, दोनों के यील्ड हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। ठीक है, एक हमने 270 निकाला था, एक हमने 640 निकाला था, अगर आपको याद है पिछले। तो एन दोनों का 12 है और 0.047 जो है वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर उनकी डिफेक्ट डेंसिटी है। सो द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद आप देखें कि यील्ड जो है वो एक्चुअल यील्ड आफ्टर टेकिंग कंसिडरिंग द डिफेक्ट्स। ठीक है, तो वी हैव बेटर यील्ड विद द स्मॉलर चिप। ठीक, तो ये भी ऑब्जर्वेशन है। So this is almost telling me for the same process complexity and the same defect density I'm losing almost half my 270 का तकरीबन आधा है 130 है। इस केस में क्या है कि जी I'm just losing 30% of my good chips। ठीक, ठीक, ये हो गया ना, रिपीट। ठीक है, अभी भी हम आईसी कॉस्ट की बात कर रहे हैं। Processing of a 300 millimeter diameter wafer in a leading edge technology costs between $5,000 to $6,000। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ, अब ये वाली कॉस्ट की बात की आ गई कि वॉल्यूम, कि एक वेफर जो है वो 5,000 का है। ठीक है, 300 mm जो वही एग्जांपल है, दिस इज द सेम साइज दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। ठीक है, और हमने ये देखा था कि हमारी यील्ड जो थी वो उसमें ज़्यादा थी, इसमें कम थी। तो एक में हमारे पास 270 आ रहे थे, एक में 640 आ रहे थे। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि 5,500 को 270 के से डिवाइड भी कर दिया है और 640 से भी डिवाइड कर दिया। ये आप करके देख लीजिएगा। तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट जो है वो ये आ गई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आई वुड बी अराउंड $13। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आई वुड बी अराउंड $51। ये ज़्यादा महंगी होगी, दैट्स बात। दिस इज ऑलमोस्ट 4 टाइम। अब ये तक हम देखें, तो गौर करें कि हम अभी जो डिस्कशन है उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, कि हम ये देख रहे हैं कि मेरे पास एक ही साइज़ का वेफर है, लेकिन डाई का साइज़ मेरा छोटा हो रहा है, तो मेरे पास डाई यील्ड भी बढ़ रही है, फिर लॉस ड्यू टू फॉल्ट्स भी कम है छोटी डाई के। और तीसरी बात, अब हम कॉस्ट को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि कॉस्ट में भी बहुत फ़र्क है। अब ये देखिए, ये जो बात कह रहा है यहाँ पे वो ये है कि इवन दो, बाय द वे ये जो डाई है ये तकरीबन आधी साइज़ की है। ठीक, लेकिन ये उससे ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई बाय 4 इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट।
4 गुना बढ़ी है, ठीक है। तो 4 times the cost of a die that is little over twice as large। तो हम ये देख रहे हैं कि छोटी चिप जो है वो उसके हमें यानी कि एडवांटेजेस भी हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक। तो ये बेसिकली कुछ डिस्कशंस थी जहाँ पे हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट की यानी कि आईसी की कॉस्ट का जहाँ तक सवाल था, ठीक है। आई होप कि दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। इस डिस्कशन को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली डिस्कशन हम इसके बाद शुरू करेंगे।